अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आज का टॉपिक अनाउंस करने से पहले मुझे ये डिस्क्लेमर आप तमाम तो लोगों को देना है कि आज मैं जिस हसास मौजू के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, मैं उस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए या मेरे यहाँ पे गेस्ट उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, बल्कि आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अगर जो मेरा मौजू है उससे रिलेटेड आपके साथ मसला होता है या खुदा न खास्ता आपके साथ भी होता है, तो आपको अपनी ज़िंदगी से कैसे डील करना है, लीगल मामलात को आपको कैसे देखने हैं और फिर अपना ख्याल कैसे रखना है। मैं आज बात करने जा रही हूँ डिवोर्सेस और डिवोर्सेस के बाद जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन होती हैं, चाहे वो नफ्सियाती हों चाहे वो फाइनेंशली हों। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जब एक औरत उसको डिवोर्स होती है और अगर वो बच्चे वाली हो तो बहुत सारी जगह पे तो जो हस्बैंड होते हैं वो फ़ौरन हाथ उठा लेते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि उन्होंने बच्चे के लिए कुछ करना भी है। माँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं अपनी सोसाइटी में मैं इतनी ज़्यादा ख़वातीन को देखती हूँ जो कि एक बहुत ही बुरे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही होती हैं, और जस्ट बिकॉज कि उनको ये डर होता है कि जी पीछे से मेरा भाई, मेरा बाप मेरा ख़र्चा नहीं उठाएगा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अगर इस आदमी से डिवोर्स लेके चली जाती हूँ तो इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा, और अगर मैं इन बच्चों को छोड़ के चली जाती हूँ तो अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो फिर तो वो बिल्कुल बच्चों को भूल जाएगा, बच्चों की देखभाल करने वाला क्यों होगा। क्योंकि इन एनी केस डिवोर्स में जब भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और अगर बच्चों का दिमागी तौर पे हम देखते हैं कि वो बच्चों पे इफेक्ट उसका हो, या बच्चे उनकी पढ़ाई बच्चों की ख़राब हो, या और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि ब्रोकन फैमिली से आते हैं समहाउ या तो टाइम से बहुत पहले मैच्योर हो जाते हैं, या उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी ज़रूर चीज़ होती है कि ज़िंदगी की कोई एक तल्ख़ हकीकत जो उनके रवैये से सामने में नज़र आती है, और लोग यही कहते हैं माँ का कसूर है, माँ का कसूर है, माँ का कसूर है। मैंने तो यकीन माने अपनी फैमिली में एक ऐसा कपल देखा जो कि अभी भी कपल है माशाल्लाह से। वो कपल कोई आई बिलीव होगा मेरे ख्याल से उनको 50 साल उनकी शादी को होने वाले होंगे, और उनके दरमियान बहुत लड़ाइयाँ। मैंने हमेशा जो उनमें मर्द थे, जो मियाँ थे, उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल देखा, बहुत गालम गलोच करते हुए देखा। बिकॉज़ जिन कपल की मैं बात कर रही हूँ ये समाव मेरी विसिनिटी में बहुत ऐसे करीब रहते थे, और जो ख़ातून थी मैंने उनको हमेशा बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा। मैंने उन ख़ातून को अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हुए देखा, कमाते हुए देखा। ये पिछले दिनों जो ड्रामा आया था ना कफ़ील, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आसपास इतनी उसके बारे में बातें ज़रूर सुन रही होती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने अपने आसपास देखा हुआ है। और उसमें क्या हुआ कि वो अंकल क्योंकि हाथ भी उठाते थे तो वो बच्चे जो थे उनके अंदर कहीं ना कहीं अब वो चीज़ तो आ गई। अब वो बड़े होकर बच्चे भी अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा सारा बचपन ख़राब गुजरा, क्योंकि तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा तो हम स्टक हैं इस लाइफ में। हमने उस आदमी से वही एब्जॉर्ब किया जो आदमी हमारे साथ करता था। और मैं ये सोचूं कि वो औरत जिसने अपना घर नहीं छोड़ा, जो कमाते हुए भी मियाँ की मार भी खा रही है, उसकी गालियाँ भी सुन रही है, सिर्फ इसलिए उस घर से बाहर नहीं निकली कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आगे बच्चियाँ, मेरी बच्चियों की शादियाँ होनी है। अब वही बच्चे आगे उठ के माँ को कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुमने इस टॉक्सिक आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अब हम भी ऐसे टॉक्सिक हो गए, हम भी नफसियाती तौर पर पागल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे घर का माहौल ये था। और माहौल क्यों था? क्योंकि तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा। अब आप मुझे बताएं कि वो औरत कहाँ जाए कि वो कहे कि मैंने तो तुम लोगों की खातिर मार खा ली, कि कल कल जब मेरी बच्चियों को रिश्ता आना होगा तो लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि अच्छा तलाक याफ्ता औरत है। क्योंकि मसला है ना, तलाक याफ्ता आदमी को कोई जो है ना सवाल नहीं करता। अगर वो दूसरी या तीसरी शादी के लिए जा रहा है तो लोग कहेंगे हाय बेचारे का घर नहीं बसा, इसको औरत अच्छी नहीं मिली। एक औरत अगर दूसरी या तीसरी शादी की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं तो घर बसाने वाली नहीं है। घर बसाने वाली होती तो पहला घर बसा चुकी होती। वाई ये सारे टैबूज क्यों हमारे जेंडर से ही एसोसिएटेड है कि भाई अगर औरत होगी तो उसी का घर नहीं बस रहा, वही घर बसाने वाली नहीं है। खैर आज थोड़ा सा दिमाग खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिल खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे आसपास कोई हमारी तलाक याफ्ता बहन मौजूद है तो सबसे पहले तो हमें उसी का ख्याल करना है, हमें उसी का रिश्ता देखना है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। देखिए तलाक अगर आपकी हो जाती है तो वो कोई ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी एंड ऑफ़ योर लाइफ, ये एक सिर्फ चैप्टर ख़त्म हुआ है, और जब एक चैप्टर ख़त्म होता है फिर तभी सफ़ा पलटता है, फिर एक नए चैप्टर का आगाज़ होता है। दिस गोज़ बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, मेरे साथ मौजूद हैं सबा हाशमी मैच मेकर है, हमारे साथ अस्मा जावेद एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं, और हमारे साथ सबा नाज जो कि फैमिली काउंसिलर हैं वो भी मौजूद हैं। आप चारों को मैं शो में खुश आमदीद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो वैसे मुझे एक बात ये बताएं, हम तलाक के नाम से इतना खौफज़दा है। ऑफ कोर्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह पाक को भी शदीद हलाल कामों में शदीद नापसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ये कहीं कहा गया हो कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं या बंदा आपको मारता है तो आपको उसमें
रहना ही है। हमने तो अपने इस्लामिक अगर रिलीजियस मुआशरे में कभी ऐसा नहीं देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ऐसी ख़वातीन आई हैं जो कि तलाक़ याफ्ता थी, तो दैट मीन्स के तलाक़ याफ्ता औरत बुरी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है। हम क्यों डरते हैं इस वर्ड तलाक़ से इतना ज़्यादा? अच्छा, इसको ना माशरे ने बड़ा एक वो टैबू बना दिया है। वैसे शरई तौर पे आप देखें, ठीक है, जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा तरीन है, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने में भी आपके पास मिसालें हैं कि जो ख़वातीन कहती थी मुझे अपने शौहर की शक्ल पसंद नहीं है। खातून आई, उन्होंने कहा मुझे शक्ल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, बस उसका दिल माइल नहीं है उसकी तरफ, अलग हो जाओ, ठीक है। तो ये हम लोग जो अब तंग नज़र हो गए हैं या तंग जहन हो गए हैं, दूसरे कि हमारे यहाँ मुझे अब अनफॉर्चुनेटली लगता है कि इतनी जजमेंटल माइंडसेट हो गई है, वो शायद एक साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंटल एक माइंडसेट है जो कि कोई नई चीज़ या कोई बात नया कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। तो हम अभी जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सब्र को बर्दाश्त करने को ग्लोरीफाई हमारे बड़े बुजुर्गों में, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब सब्र और बर्दाश्त को किस हद तक ग्लोरीफाई करें कि एक इंसान की जिंदगी तो एक ही दफ़ा आपको मिली है, तो क्या ज़रूरी है कि आप उसको बहुत टॉक्सिक और बहुत बुरे हालात में गुजारें? और जबकि आपको शरिया ने रास्ता दिया हुआ है, एंड इट गोज बोथ वेज, एक खातून के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है कि आपको खातून समझ में नहीं आ रही है, रहना बहुत मुश्किल हो गया है, आप उनसे अलग हो सकते हैं, हाँ आप अपनी जिम्मेदारियों से अलग नहीं हो सकते। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आप पे है, उनकी कफालत आप ही करेंगे, चाहे वो आपके पास हो, चाहे वो अपनी मदर के पास हो या शेयर्ड कस्टडी में हो, सारे ऑप्शंस खुले हैं। जैसे आपने साउथ एशिया की बात की, तो आपको नहीं लगता कि एक हमारे बड़े सगीर का बड़ा बुरा कल्चर ये था कि हमने अपनी हर खुशी को एक मर्द से एफिलिएट कर दिया है कि आप कहते हैं आपकी ज़िंदगी तब मुकम्मल होगी जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चे होंगे, ठीक है। आप जैसे अगर उस रिश्ते से बाहर निकल, जैसे कि अगर मर्द, वहाँ तो होता है कि मर्द अगर मर गया तो कहते चलो इसके साथ इसको भी सती कर दो, फिर ये कर दो, तो वो हर चीज़ हमने समा उसी की गिर्द जो है वो कर दी है। हमारी अपनी औरत की समाओ कोई सिंगल औरत की कोई शनाख्त नहीं है। दिस अगेन आई विल से कि हमारे जो ये रीजन है इसमें एक हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा सेगमेंट और उसका बड़ा रोल रहा है कल्चरली कि जी सती हो गई, तो वो मर्द के गिर्द ही पूरी उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप देखिए, आपको जो हिंदू आपकी पॉपुलेशन है, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन उनका सिस्टम और मैकेनिज्म ही यही है कि जी मर्द जो है वो कमा के लाएगा। आपको इस्लाम के अंदर कितनी मिसालें हैं, बीबी खदीजा से लेके हर मिसाल आपको मिलती है कि जो बिजनेस अपना चलाती थी, जिन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया था, जो उनके लिए काम करती थी। तो इस्लाम तो बहुत मॉडर्न है। हम लोगों की सोच जो है वो बड़े सगीर में लिमिटेड रह गई है कि जी चूंकि कल्चरली ऐसा होता है, तो हमारे इस्लाम ने तो हमें हर किस्म की आज़ादी दी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तलाक से हमने अगर वो मर्द के साथ अटैच हो तो वो समहाउ एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी में, अगर वही वर्ड एक तलाक याफ्ता किसी औरत के साथ लगा हुआ हो तो वो औरत एक्सेप्टेबल नहीं होती। वाई? ये क्या माइंडसेट है हमारा? देखिए, अमूमन आप किसी भी माशरे में जाएं, हम किसी भी जगह पे जाएं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जॉब हो, टीचिंग हो, डॉक्टरी हो, कहीं पे भी औरत को यहाँ पे वो मुकाम नहीं दिया गया है जो देना चाहिए, जो डिजर्विंग है। हमेशा से मैंने हाउस जॉब की, वहाँ पे भी मैंने उनको हैरेस होते देखा। मेडिकल स्टूडेंट्स जब थे, जब भी प्रॉब्लम में देखा। अब वही कैरेक्टर जब बीवी बन के आता है तो दिमाग में मर्द के ये रहते ही रहता है कि ये नीचे है और मैं ऊपर हूँ, कमतरी वाला एहसास है। अब फ़र्ज़ करें कि आपका पैराडाइम ही यही कि खातून या ख़वातीन नीचे हैं, ऊपर से तलाक का स्टिकर जब लग जाए तो फिर तो वो डबल कोटेड चीज़ हो जाती है कि फिर तो ये सबसे गिरीवी, फारिग या इसका तो कोई इज्जत ही नहीं है। वहीं पे अगर मर्द तलाक ले ले तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। वो यहाँ तक कि वो गिल्ट में भी नहीं जा रहा होता। मैं इमोशनली बात नहीं कर रहा, वो मैं बात करूंगा डिटेल में कि मर्दों पे भी बड़ा असर पड़ता है, लेकिन मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप किसी लड़की का रिश्ता भेजते हैं और वो लड़की डिवोर्स्ड है, उसके लिए कोई क्या सोचेगा और मर्द के लिए क्या सोचेगा। तो बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक ये चीज़ वैसी की वैसी है, चाहे जितने अच्छे हमने कपड़े पहन लिए, जितने अच्छे अपने हाथ में मोबाइल उठा लिए, दिमाग हमारा वही 1965 वाला घटिया ही है। ये जैसे बड़ी अच्छी बात की सबा, क्योंकि आप तो मैच मेकर हैं। एक लड़की अगर उसके रिश्ते के लिए अगर वो तलाक याफ्ता औरत हो तो लोगों की क्या अप्रोच होती है, और अगर बंदा तलाक याफ्ता हो तो लोगों की क्या अप्रोच होती है? बेसिकली हमारे यहाँ है ना, लोगों का माइंड सेट जो है ना, हम आ तो गए हैं एक आज़ाद मुल्क में लेकिन आज़ाद हैं नहीं। वही सोच लेके आए हैं हमारी माएँ, हमारी सासें, जिस तरफ भी चली जाओ हमारी माँओं के माइंड में ये सेट हुआ हुआ होता है। और वो लड़की के दिमाग में डे फर्स्ट से, मतलब वो जब छोटी होती है उसको ये डाल रहे होते हैं कि तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी हम अच्छी जगह करेंगे, ऐसे करेंगे। यानी
तुम बच्चा अच्छा पढ़ोगी तो तुम्हारी पूरा- जगह पे शादी हो जाएगी। पूरा हाँ। सर्कल ये घूम रहा होता है, एक मर्द के गिर्द घूम रहा है। यानी कोई शहजादा आएगा घोड़े पे बैठ के और उसको महल में लेके जाएगा। अब अगर वो उस महल में गई और वो दोज़ख जहन्नुम कुछ भी बन गया, आज भी हमारे यहाँ के पेरेंट्स की मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। वो यही कहते हैं बेटी को कि निभाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा, इन बच्चों को कोई नहीं अपनाएगा। ये बच्चों का जो वर्ड है ना, इसके पीछे फीमेल्स बहुत सरवाइव करती हैं। अच्छा, किसी ने अगर थोड़ा सा उसको क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम खुद देख रहे हैं कि जिन फीमेल्स के साथ किड्स हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, उनके बच्चों को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि अपने साथ 3-3, 4-4 बच्चे लेके भी खड़े होते हैं मर्द कि इनको माँ जैसा प्यार देना है आपने, लेकिन उसकी एक बच्ची एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जहालत आज भी लोगों के माइंड में भरी हुई है। जब ये रिश्ता वगैरह होता है और आपके पास कोई अगर लड़की है उसकी तलाक याफ्ता, तो लोगों की क्या अप्रोच होती है, जैसे मैंने सवाल किया था आपसे? अगर बच्चे हैं हाँ। तो वो या बाप के पास रहें या नानी के पास रहें, माँ बच्चे को साथ लेके नहीं आएगी। बच्चा किसी सूरत एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अच्छा, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं कि शरई मसला, और अगर ये एक बंदा नई तलाक चीज याफ्ता और लेके बच्चे आते हों हैं और ये बच्चों के लिए माँ चाहिए, और तभी होता है बच्चों के लिए माँ चाहिए एक। आप ये देखें, ये एक अजीब सी बात लेके आते हैं कि आगे चल के शरई मसला उठ जाएगा। क्या मसला? महरम ना महरम का मसला उठ जाएगा। तो वो कहाँ, उस बच्चे को कहाँ लेके जाए? अब या तो फिर मोस्टली ये होता है कि ये नानी के साथ रहेगा या रहेगी, या फिर माँ शादी ही नहीं करती। माँ शादी नहीं करती। हाँ, आपसे बताइए, हम जो एक टॉक्सिक अपनी जो लाइफ गुजार देते हैं, तो आपको क्या लगता है उससे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, रिसर्चर्स तो यही कहती हैं कि डिवोर्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि बच्चा जो अगर एक्सपोज हो रहा है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर उसने विटनेस किए हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डिवोर्स इट्सेल्फ बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो जब अगर बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पर्सन खुद फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, लाइक लेट्स सपोज कि वो फीमेल भी हो सकती है, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप फ्रॉम फीमेल साइड है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल समटाइम्स बहुत सफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मेल होते हैं वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो सप्रेसिव होते हैं। ठीक है, वो अपने इमोशंस को ज़्यादातर सप्रेस करके रखते हैं। तो जहाँ फीमेल्स अगर रिएक्टिव हैं, अच्छा, तो इमोशंस को सप्रेस करके रखते हैं लेकिन गुस्सा निकाल के रखते हैं। डेफिनेटली ये भी होता है। देखिए, डिफरेंट पर्सनालिटी स्टाइल्स हैं, डिफरेंट कोपिंग स्टाइल्स हैं। समटाइम्स फीमेल्स रिएक्टिव होती हैं, समटाइम्स मेल्स रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन इन दोनों में से रिएक्टिव होता है और एक पर्सन जस्ट विक्टिम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, सही है, और उसकी वजह से उनकी जो पर्सनालिटी शेप हो रही है ना, वो लेटर उनका जो फ्यूचर है, उनकी फैमिली लाइफ है, डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी एक फैमिली लाइफ लेकर आगे मूव ऑन होना है। ठीक है, उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और जो भी एग्रेसर है, जो भी एग्रेसिव पर्सनालिटी के साथ है, यूजुअली बच्चों से आइडियलाइज कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है, ना चाहते हुए भी, कि एक मैकेनिज्म है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस पर्सनालिटी के साथ। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने भी अब बिल्कुल स्टार्ट होते एक हवाला भी दिया कि वो जो बच्चे भी हैं वो लिटरली वही बन गए जैसे अब्बा जो गालियों गलौज करते थे। बिल्कुल अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपको चाहे नापसंद करते हो, नापसंद करते हुए भी आप उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसे आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, वही पर्सनालिटी ट्रेट्स आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं की तरह बात करना स्टार्ट कर देते हैं, दो कि आप चाहते नहीं इंटरनली ऐसा करना। ठीक है, क्योंकि आप इतने एक्सपोज हुए हैं उस सारी चीज़ से, इतना आपने विटनेस किया है, और आपको पता है ना कि बच्चे तो ब्लैंक स्लेट के साथ ही इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, तो वो तो जो देखते हैं वही लर्न करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, तो बच्चे ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वही एक शख्सियत सामने आती है जो पीछे कहीं रह गई होती और है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप जो बच्चे को कहते हैं बच्चा वो नहीं करता, बच्चा वो करता है जो बच्चा देख रहा होता है, तो ये एग्जैक्टली ये इस उम्र में भी बात बिल्कुल सही साबित होती है। अच्छा, एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइएगा कि एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ऐसे कौन से राइट्स हैं ख़वातीन के और मर्द के जो कि लोगों को शायद नहीं पता? इसमें तो बहुत क्लियर चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये कि पहले बुनियादी बेसिक बात पे आते हैं कि शादी ख़त्म करनी है, मर्द के पास तलाक देने का राइट है, खातून के पास खुला लेने का राइट है, और वो जो क्लॉज 18 है वो जो स्पेशली हमारे यहाँ अगर है कि अगर उसमें निकाहनामे में कॉलम 18 के अंदर ये लिखा है
आया खातून को तलाक तफवीज़ का राइट दिया गया है, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड तलाक दे सकती हैं इस रिश्ते को, लेकिन वो क्लैरिफाई होना है कि कॉलम 18 भरा गया है कि नहीं। अगर ब्लैंक भी छोड़ा गया है तो वो राइट नहीं है। दूसरी बात ये है कि हक महर का बहुत बड़ा इशू आता है। सो हक महर के इश्यूज़ में ये कि अगर शौहर ने तलाक दी है तो इंटाइटलमेंट वाइफ का बनेगा। अगर शौहर ने तलाक नहीं दी है, खातून ने खुला ली है, तो अगर वो हक महर रिसीव कर चुकी हैं तो उन्हें वापस करना है। अगर उन्होंने नहीं रिसीव किया है तो वो फॉरगो कर देती हैं। अब क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल राइट्स का। सो अप टिल द कंप्लीशन ऑफ इद्दत, यानी कि खुला या तलाक दोनों की सूरत में 3 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस जो है वो चाहे खुला हो चाहे तलाक हो, हस्बैंड के ऊपर लाजिम है कि वो वाइफ को दे, क्योंकि वो 3 महीने 10 दिन का जो पीरियड है वो उस रिश्ते की ही तहरीम में वो कोई और दूसरा निकाह नहीं कर रही है। इसके बाद आते हैं इश्यूज चाइल्ड मेंटेनेंस के। अगर बच्चे हैं, अब वो क्लैरिटी है कि जी फादर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी वो उसकी अर्निंग है उस हिसाब से बच्चों को जो लाइफस्टाइल वो खुद इंजॉय कर रहा है वो प्रोवाइड करे। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस पॉइंट पे आता है कि फादर्स बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से। कम आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे फादर्स हैं जो कि बहुत अच्छे एहसन तरीके से अपनी वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो वो राइट अगर आपको आराम से बातचीत या एमिकेबल मीडिएशन सेटलमेंट्स के साथ नहीं मिल रहा है या कोई सामने से नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास है कि आप रास्ता कोर्ट का लेंगे। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल इशू आता है ब्राइडल गिफ्ट्स और डाउरी आर्टिकल। जी 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 बिल्कुल, जो कहते हैं कि अगर आप वो लड़की खुला ले लिए तो आपको सब चीज़ें छोड़नी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर सेट्स भी जो चीज़ मिले जो तोहफे में आपको मिली है ससुराल की तरफ से, फुप्पो ने दिया, फुप्पो की जेठ ने दिया, या जिसमें गोल्ड चाची भी आ के- जाता है सारा। हर चीज़ एवरीथिंग फ्रॉम कपड़ा टू गोल्ड, एवरीथिंग बिकम्स द ब्राइडल प्रॉपर्टी, कि वो खातून की प्रॉपर्टी है और वो शादी ख़त्म होने की सूरत में वो रख सकती हैं। इवन जो बरी के अंदर या जो हमारे यहाँ एक रिवाज है ना कि जी जेवर आते हैं ससुराल से, वो सारा राइट है एक्सेप्ट कि अगर स्पेसिफाई किया हो कि ये हक महर की कीमत में एडजस्ट हो रहा है कि ये जो आपको सेट चढ़ाया गया है ये आपका हक महर है। इन दैट केस वो सेट वापस किया जाएगा। बट अगर वो नहीं है क्लैरिटी, वो जैसे मुंह दिखाई में या जो चीज़ें हैं वो खातून का ही राइट है। इसके अलावा जो वो अपने मैके से जहेज, क्योंकि कोई भी शादी यहाँ पे मैंने नहीं देखी है जहाँ के मैके से खाली हाथ कोई लड़की आए। सो फर्नीचर है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, गोल्ड है, जनरली वो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़कियाँ जब आती हैं ब्याह के तो वो अनअवेयर होती हैं, उनके पेरेंट्स भी बड़े ट्रस्टिंग होते हैं। सबसे पहले आते के साथ ही सास ने कहना है कि जी जेवर आप मुझे दे दें, मैं अपने लॉकर में रखूँगी। हाँ, अच्छा कुछ चीज़ों में ना आपको कुछ लड़कियों को हल्का सा समझदार भी होना चाहिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर भी से कह रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन बता रहे खुदा ना खासा ज़िंदगी में कोई बुरा मोड़ आ जाए तो आपको उसको डील बस कैसे करना है, ठीक है, ग्रेस के साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स के हवाले से, डिवोर्स के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, देखिए डिवोर्स के बाद कपल्स को थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, एंड स्पेशली व्हेन द किड इज़ इन्वॉल्व, जब बच्चा इन्वॉल्व हो। तो देखिए हमारे तो दीन में कहा गया कि अगर ऐसे कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो उसको एहसन तरीके से ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ एक बहुत अगली सिस्टम है कि डिवोर्स क्योंकि सिर्फ कपल्स के दरमियान नहीं होती, एक ख़ानदान के दरमियान भी होती है, और आपको किसी रिश्ता ख़त्म करने के लिए अगले की इज़्ज़त को नीस्तो नाबूद करने के आप उस पर आ जाते हैं कि भाई ये लड़की क्योंकि बहुत कैरेक्टरलेस थी, ये लड़का ये भी बहुत बुरा था। आप इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो जो बच्चा है ना उसके लिए आप आगे की ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बहुत से कपल्स को ऐसा भी देखा है कि जिनकी डिवोर्स हुई होती है, लेकिन जब उनके बच्चों की शादी होती है तो वो साथ होते हैं, उन बच्चों की कॉन्वोकेशन होती है। ये मुझे ये चीज़ थोड़ी बेहतर लगी, हमने वेस्ट में देखी है, हमने अब यहाँ पर भी देखी है कि एटलीस्ट दोनों मियाँ बीवी बच्चे के लिए मौजूद हैं एक पढ़े लिखे तरीके से। वाई डू वी हैव टू मेक इट सो अगली? हम इसको कितना बुरा बना देते हैं? दो चीज़ें, हम क्यों ऐसा बुरा बनाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर साहब कि जी ह्यूमन नेचर क्या है, हाँ, और क्या ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आप बात करिए कि पेरेंट्स दोनों बच्चे की ज़िंदगी मौजूद हों, दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन, कि जी को पेरेंटिंग, शेयर्ड पेरेंटिंग या जॉइंट पेरेंटिंग के ऑप्शंस होने चाहिए। दो लोग बहुत अच्छे होने के साथ मे बी के बावजूद एक दूसरे के साथ अगर गुजारा नहीं कर सकते तो डू नॉट कंपेल देम टू लिव इन अ टॉक्सिक सिचुएशन। उससे कहीं बेहतर है कि वो एमिकेबली अपने अपने रास्ते अलग करें, विशिंग ईच अदर
द बेस्ट ऑफ लक। अगर उनको कोई और कंपेनियनशिप या पार्टनर मिलता है दे शुड मूव ऑन, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हों। कहते हैं ना वो रूमी की सेइंग है कि यू कैन नेवर फिल फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो आपका जब खुद कटोरा भरा हुआ होगा तभी आप किसी के लिए कुछ उसमें से पौर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपने एक इंडिविजुअल को दुनिया में आप लेके आए हैं, आपकी रिलेशनशिप जो थी उसका वो नतीजा है, सो उसके लिए आप आगे आप क्या बेहतरी कर सकते हैं। एक मड स्लिंगिंग गेम, ही सेज शी सेज, माँ के पास है तो बाप के खिलाफ बोल रही है, बाप के पास है तो वो माँ के खिलाफ बोल रहा है, ये बच्चे को बहुत ट्रॉमेटाइज करता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली। वो बच्चा बहुत बुरी तरह से जख्मी, स्कार्ड हो जाएगा। हमने फैमिली कोर्ट्स में देखा ना कि जब बच्चों की कस्टडी पे केस हो रहा था तो बच्चों की एक तो पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मल हद है कि हम जैसे लोग, हम अगर कोर्ट में चले जाए अपने इसलिए तो हजारों निगाहें आपको ऐसे दिख रही थी कि किस चीज़ के लिए आई होगी, और जब वो बच्चा उस कोर्ट में जाता है। बिल्कुल, इसमें मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों की मुलाकातें भी जो होती हैं वो कोर्ट में ना हो, दे शुड बी एट सम आउटसाइड वेन्यू, घर पे हो जाए, आप न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, कोर्ट के माहौल में मत आप एक्सपोज कीजिए, ठीक है। एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये जो शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आप क्यों अपना पूरा अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस बच्चे पे जिसका एक बाप भी है या जिसकी एक माँ भी है? क्या उसका राइट ख़त्म हो गया? क्या बाप को विजिटेशन का राइट नहीं मिलना चाहिए? क्या माँ को राइट नहीं होना चाहिए अपने बच्चे के एक्सेस का या उसकी तरबियत करने का? तो सोचना चाहिए, दिल और दिमाग, दिल बड़ा करें, दिमाग खोलें। और हाँ, ह्यूमन नेचर है कि एक जगह से झगड़ा हुआ है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हमारा आई थिंक अगर आज के प्रोग्राम के एंड में अगर लोगों का ये माइंड बनता है कि ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है जहाँ एक शादी ख़त्म हुई है, आगे की भी एवेन्यूज़ हैं, ज़रूरी है आप दूसरी शादी करें, मगर अगर ऑप्शन मिले ज़रूर कर लीजिए, कोई उसमें ममानियत या मुज़ायका नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कुंवारी बच्ची से पहले हमारी जो बेवा या तलाक याफ्ता बहन है, हम उसके लिए असबाब जो है उसके लिए जो है वो तलाश करें कि हाँ भी इसकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जैसे भी आप भी बात करिए, हमने पैकेज होती नाज़रीन को दिखाया कि अगर आपकी डिवोर्स होगी तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, तो नहीं, प्लीज़ आपके घरों में जितनी भी बच्चियाँ हैं वो ये राइट रखती हैं कि उनकी ज़िंदगी है तो वो उनको आगे अच्छा शरीके हाथ मिलना चाहिए। हो सकता है एक तरफ के नसीबों की मारी हो तो दूसरे उनको भी अच्छा मिल जाए, ये जरूर। अच्छा, वाई डू, जैसे होगा ना ह्यूमन नेचर है, हम क्यों एक चीज़ को इतना बुरा तरीके से ख़त्म कर देते हैं कि वो जैसे वो बच्चों के वाले से बात की ना कि समहाउ एक, क्योंकि अब मैं तो कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आ रही कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और मैंने लोगों के सामने मिसाल भी रखी, बच्चा तो वही बन गया जो जिस चीज़ से माँ भाग रही थी, सारी उम्र डरती रही है, बच्चा वही कैरेक्टर बन गया। तो क्या होना चाहिए डॉक्टर बजाज? देखिए, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर इसका जवाब देता हूं। जब ये अदालत फैसला करती थी ना कि बाप से नहीं मिलेगा, माँ से नहीं मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता था, क्योंकि हम खुद अदालतों में जाके वकीलों से डिस्कस करते हैं पेशेंट कि बाज़ औक़ात या फादर बच्चे के लिए अनसेफ होता है या बाज़ औक़ात मदर बच्चे के लिए अनसेफ होती है। आप देखिए ना, अभी जो ख़ैबान मुजाहिद हमने शो किया था, ख़ैबान मुजाहिद पे जिस औरत ने बच्चों को ज़िबा कर दिया था, कश्मीर में भी अभी किया। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात फैमिली हॉस्पिटल में भी बाज़ फैमिली मेम्बर्स को हम नहीं मिलने देते, क्योंकि हम मुंह पे कहते हैं कि आप तीनों अनसेफ हैं पेशेंट के लिए। अनसेफ का मतलब ये होता है कि वो किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली ट्रॉमेटाइज कर रहे होते हैं, बच्चे को ट्रिगर दे देते हैं, बच्चे ही होते हैं बेचारे। तो इसलिए ये बात थी कि ना मिलने दें, लेकिन इसको हमने नफरत के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम इसलिए नहीं मिलने देंगे क्योंकि ये मेरी जिद है। एक माँ के पास जब कोई बस नहीं चलता तो वो बाप से बच्चे को दूर करके ठंडक महसूस करती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन तुम मिल के दिखाओ जरा अपने बच्चे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनका एंगर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह बाप ये हरकतें कर रहा होता है, अच्छा तुमने मुझसे ये किया, अब तुम बच्चा छीन के दिखा दो। बच्चे को अपनी जिदों का महवर बना लेते हैं। ये इतने जाहिल माँ बाप होते हैं कि चलो तुम दोनों की लड़ाई थी, पहली बात तो ये तुम जैसे लोगों को बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए था, जब तुम खुद ही सेटल नहीं हो तीसरे को लाए। पर लेकिन हमारे तो ये बताया जाता है ना, बच्चा पैदा कर लो तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, अच्छा एक और बच्चा पैदा कर लो चीजें, और उसमें ऐसे लोगों को तो उठा के फौरन जेल में डाल दिया जाए जो ये ऐसे फतवे दे रहे होते हैं कि बच्चे सेट नहीं है, लड़ लें, कोई नशा कर रहा है, कोई बुरा है, और उसको आप ये मशवरे दे रहे हो कि बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा करने के बाद वो आपको पता है बच्चा कितना मासूम होता है यार। So unfair, हाँ। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैं उसको देखता हूँ, कभी कभी मैं गलती से चीख लेता हूँ, वो मुझे यूं करके देख रही होती है। चीखने का मतलब ये कि ज़ारा बस, और वो यूं हो जाती है, और मैं ये फील कर सकता हूँ, और फिर मुझे सॉरी फील होता है। जब माँ बाप 24 घंटे लड़ते होंगे अपने बच्चे के सामने, सोचो बच्चे का दिल इतना सा होता है यार, और वो क्या सोचता होगा कि मैं इस दुनिया में आया क्यों। और यकीन करें वो बच्चा जब कोर्ट्स में देखता है ये चीज़ें, और वहाँ पे ये देख रहा होता है कि मेरा माँ बाप लड़ लें, मैं कहाँ जाऊँ, एक हाथ यहाँ से घसीट रहा है, तो
ऐसे लोगों को तो उठा के ना बंदा इनको जेल में डाले कि या तो तुम दोनों मिजरेबल बना दी बच्चों के मिजरेबल कर दिए ना। मैं इसलिए अब मैं बड़ा इमोशनली बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि बच्चे मेरे पास पेशेंट बन के आ रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे, खुदा की कसम। बच्चों को माँ बाप में अगर अमान नजर आए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? उनको मैं माँ बाप से लेता रहा हूँ ना, सब आप माँ बाप से लेती रही हो, माँ बाप ही आपके लिए मसला हो गए, अब कहाँ जाएंगे आप? तो ये जो सिस्टम है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपनी ऑडियंस को, अगर माँ बाप का मसला है फड्डा करें, दिल भर के करें, बच्चे को उसका वो ना बनाएं कि ये मेरा कोहिनूर का हीरा है, कोई नहीं छीन सकता। दूसरा ये बात मैं मानता हूँ कि डिवोर्स या सेपरेशन मोहब्बत में बैठ के नहीं की जा सकती। ये जो हेटनेस का जो इमोशन है, वी हैव टू यूज इट समहाउ। ऐसा तो नहीं हो सकता है हम कॉफी में बैठते हैं और आप कैसे थे, ठीक है चलें डिवोर्स लेते हैं, अल्लाह हाफिज। ये साइकोलॉजिकली नफरत पैदा होगी, वो नफरत वहां तक जाएगी तो सेपरेशन होगी। ये एक इमोशन है जो हेल्प लेते हैं हम, लेकिन उसके बाद आप अलग अलग हो गए, उसके बाद जो अच्छा टाइम आपका गुजरा है उस टाइम को यूज करके आप उसको खराब ना करें। अगर आपने अपने बीवी के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, शौहर के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, या उसकी कोई अच्छाई थी, बुराई थी, आप उसको पब्लिक में उसको जो करते हैं ना, इसका मतलब है ऐसे कोई रिश्ता ख़त्म करने से पहले भी आपको एटलीस्ट काउंसलिंग ज़रूर लें, ताकि आप बिटरनेस के साथ रिश्ता ख़त्म ना करें। आप ये समझ लें कि हम दो बहुत अच्छे लोग हैं, बट कभी कभी दो बहुत अच्छे लोगों का भी आपस में गुजारा नहीं होता। सिंपल। तो अपनी सैनिटी को बरकरार रखने के लिए कई बार ऐसा हुआ है मदिया कि दो लोग जुड़े और नहीं रह सके, वो कहीं और जुड़े और जिंदगी भर रहे, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं और तो पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप ये नफरतें ना करें। आप डिसेंट अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं ना, जो आपकी तरबियत वाले हो, तो आप अपने एक्स के साथ कभी भी ना बुराई सुनेंगे ना बुराई करेंगे, और अगर बच्चा बीच में आ गया तो हमेशा बोलेंगे कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है। हाँ। उसको क्या पता तलाक क्या है। एट दिस पॉइंट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं, बेसिकली एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि भाई आप मेरे सामने किसी की बुराई मत कीजिए और मैं आपके साथ बैठ के कोई किसी की बुराई नहीं करूँगी। हाँ, मज़ा बहुत आता है, तफरी होती है जब हम बैठ के किसी की गिबत करते हैं, गॉसिप वही है। बट द थिंग इज कि आप ऐसे हो जाएं कि भाई ना मैंने कुछ बुरा कहना है ना बुरा सुनना है। अब हम अपने अंदर एक ये इंडिविजुअल चेंज लेके आए तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पे बड़ा एक डिफरेंट होता है। अच्छा, वो जैसे भी हम बच्चों की बात कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई औरत जिसके बच्चे हों, तो फिर आपने क्या देखा है बच्चों की मोस्टली सेटलमेंट क्या होती है कि बच्चे फिर नानी के पास रह जाते हैं? मोस्टली ये होता है कि फिर नानी जो है वो ही रखती है उन बच्चों को, वो साथ तो जा नहीं सकते माँ के, और बाप उनको एक्सेप्ट कर नहीं रहा होता, तो नानी के पास रह रहे होते हैं। अच्छा, फिर उन बच्चों का ऑफ कोर्स जब अपने बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दूसरा बाप, फिर उन बच्चों का फ्यूचर ये होता है कि मोस्टली ये होता है कि वो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज़ है, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि इसमें जो है वो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास आते हैं। 40 ईयर्स 45 ईयर्स हो गए, वो कह रहे होते हैं कि भाई का प्रपोजल आया है, ठीक है भाई का प्रपोजल लेके सिस्टर आई है 45 ईयर्स। हम उनसे पूछते हैं 45 ईयर्स, तो बोले जी वो मदर और फादर में बनती नहीं थी, इस वजह से भाई शादी करने को तैयार ही नहीं है। अब बहुत मुश्किल से हम उनको इस जगह लेके आ रहे हैं कि देखो आपको भी तो आगे चल के कोई ना कोई चाहिए होगा ना। किस तरह ऐसे बंदे की जब आपको शादी करनी तो वो भी एक बंदी ऐसी हो जो समझदार हो, जो कि उसकी काउंसलिंग कर सके कि हम रिलेशनशिप, क्योंकि वो तो रेडी नहीं है कि वो बंदा जो है उसने पूरी जिंदगी इस बात के पीछे खत्म कर दी कि शादी करनी ही नहीं है। और आपको पता है अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात आ गए कि अगर आपके मियाँ आपको, अक्सर घरों में होता है कि मर्द के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि मैं तुम्हें से 3 लफ्ज़ कहूँगा तो मैं फारिग कर दूंगा, तो अब अगर वो 3 लफ्ज़ आपको कहे तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कैसे, ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी बिल्कुल हम ब्रेक पर जाने से पहले, इनफैक्ट ब्रेक में भी बात कर रहे थे ना कि आहिस्ता आहिस्ता लोग चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये आखिरी के जो 5 साल अभी जैसे डॉक्टर वजाद भी कहते हैं वल्नरेबल थे, लेकिन उसमें चेंज लोगों में, हमारी सोसाइटी के माइंडसेट में चेंज नहीं आया, शायद लोगों के अंदर एक चेंज आ गया। वो जो अभी हम बात एक माइंडसेट से भी फाइट कर रहे हैं, वो तो खैर क्योंकि अब आगे हमारे पास केस स्टडीज़ भी मौजूद है, मुझे उनके हवाले से बात भी करनी है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, हमें उसकी तरफ भी ज़रूर आना ही आना है। लेकिन कैसे हेल्प हो सकती है, जैसे मैंने अभी वजाहत से बात भी की कि
काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, और क्या अगले शख्स को बावर करा सकते हैं कि भाई ये मेरा हक है तो मुझे देना है ये? लेकिन बिल्कुल काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले जो है ना वो एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमने डिवोर्स को एक स्टिग्मा बनाया हुआ है, टैबू समझ लिया है उसको। तो जब भी कोई डिवोर्स पर्सन आता है ना तो हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। फिर तेरे कसूर था, तू चुप रहती, तू बच जाती। ऐसा क्या किया था, ये क्यों ये नौबत आई कि उसने ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए, तुमने ऐसा क्या किया था। ठीक है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो वो पर्सन जो ऑलरेडी एक ग्रीफ के साथ है, ठीक है, ये एक ग्रीफ ही तो है ना, ट्रांजिशनल पीरियड से वो गुजर रहा है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। जहाँ वो शख्स किसी एक दूसरे शख्स के साथ अटैच था, वो अटैचमेंट ख़त्म हो गई है। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं आपके, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपकी होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, और जब सडनली ये एक ट्रॉमा उसकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली आ गया, तो यहाँ सोसाइटी का जो मेन रोल है ना कि वो उसे ज़रा सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू करे। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे कि ठीक है, हो गया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मूव ऑन। जब ये हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा सर्कल अगर सपोर्ट देना शुरू करेगा तो वो बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ इससे रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इतनी सपोर्टिव फैमिली नहीं है, ठीक है, तो वो लोग ना बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट इश्यूज़, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, फिर आपको पता है ना कि डिवोर्स के बाद एक फाइनेंशियल स्ट्रेसर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि फाइनेंशियल स्ट्रेसर आ गया, और अगर आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, अब उनका पूरा फ्यूचर, स्कूलिंग है, मतलब आपको पता है ना, मल्टीपल इलनेसेस के साथ हैं, लेट्स सपोज अगर कोई स्पेशल चाइल्ड के साथ है, ओह माय गॉड, ठीक है, तो फिर तो सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है। हाँ, और ये तो ये जिंदगी भर के ट्रॉमा भी साथ होता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आसिफ इस बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैं तो बलूचिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरे जो कजन्स हैं वो पेशावर में हैं। एक मेरे खाला का बेटा है, जो उसकी वाइफ है, वो फिर मेरे मामू की बेटी है, मतलब वो भी आपस में कजन है। तो उन्होंने शादी की पसंद से, फिर 1 साल उनकी शादी को हुआ, मतलब एक बेटा उनका पैदा हुआ। तो उसके बाद घरेलू नाचाकियाँ वगैरह, जिस तरह आपको पता है, सास और नंदे वगैरह, इनकी लड़ाइयाँ, फिर ऊपर से जो हमारी मुमानी है वो तो उनके सास की बावज लगती हैं, तो उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। तो इस दौरान फिर इन लोगों ने केस कर दिया अदालत में। तो वो लड़की तकरीबन 8 साल घर बैठी रही, उसके बाद उन्होंने ये केस अदालत में वो किया। तो बच्चे की एज इस टाइम 9 साल है। तो अभी लड़के वाले कह रहे हैं कि लड़का, ये बच्चा जो है ये हमें चाहिए। लड़की वाले कहते हैं हमने इस पे इतना खर्चा किया है, 13 लाख है या 14 लाख है, और हमने ये चीजें दी, हमें ये चीजें दें। तो इस हवाले से मिसाल के तौर पे जो वो है, फिर इन लोगों ने एक दूसरे पे इतने घटिया और वाहियात इल्जामात लगाए। जब मुझे अदालत ने बुलाया जिस दिन कि आप तो शादी पे मौजूद थे, क्या क्या हुआ था, मैंने कहा जी मैं शादी में तो था, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं। तो जज साहब ने खुद अपने जेब से पैसे निकाल के अपने गनमैन को कहा कि बच्चे को कैंटीन ले जाएं। ऐसे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो बच्चा जो है अब बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, ये तकरीबन 3 वीक्स है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ वो करें, अपने बच्चे की खातिर करें। वो उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है जो 9 साल का है और वो 3 या 4 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज है। आसिफ भाई, इस बच्चे को क्या हुआ ये बताइएगा। जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मतलब अब वो ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। वो कह रहे हैं ये ट्रॉमा में है, वो ट्रॉमा में है। अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि असल वजह उसकी यही है कि माँ उसे कहती है कि ये मेरा है, बाप कहता है कि नहीं मेरा है। तो इस हवाले से वो मतलब ट्रॉमा में चला गया। मेरे ख्याल से अभी उसको 4 वीक्स होने वाले हैं। तो आसिफ भाई, वैसे किसी के उस बच्चे से बात हुई, वो बच्चा खुद क्या चाहता था जब, अभी तो वो ट्रॉमा में, लेकिन उससे पहले वो बच्चे की अपनी क्या ख्वाहिश थी? मैम जाहिर बात है, देखें उन्होंने वक्त जो है वो तो वालदा के साथ गुजारा था। तो जब मैंने आपको कहा कि अनएजुकेटेड है मेरी कज़न, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही उसको समझा दिया था कि अदालत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहें कि मैंने अम्मी के साथ रहना है। तो उसके अलावा ये सवाल अभी तक उठा ही नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश कर दी।
और वो भी ऐसे इल्जामात के अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफी दे। और इस तरह होता है, हमारे घरों में हुआ है। मेरी वाइफ हालांकि मुझसे लड़ती है, एक दफा वो नाराज होके चली गई, फिर मैंने कहा चलो रहने दो। एक दिन वो अपने वालिदैन के घर रही, फिर मैं अगले दिन चला गया। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा चलो मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्सा किया, मैं माजरत चाहता हूँ, चलो चलते हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे रात को भी नहीं सोए, तो प्लीज आप मेरे साथ चलो। तो वो भी एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी ना मतलब किसी की सुनी ना कुछ। हालांकि उनका एक भाई था, वो बड़ा उछल रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। उन्होंने चादर उठाई और मेरे साथ चली आई। उफ अल्लाह, मैं आसमा मैं तो उस मेरे बच्चे का बड़ा I understand। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं भाई का नाम भूल गई हूँ, आसिफ भाई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जो बात अपनी शेयर की कि झगड़ा हुआ, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ झगड़ा नहीं होगा, और आपने फिर भी अपनी ईगो को पीछे रखा और बच्चों के इंटरेस्ट में, फिर इनकी बेगम कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है बच्चों की खातिर मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती वापस, तो दे ट्राइड टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब यहाँ प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, जहाँ पे आप हर सोल्यूशन दें और एक और प्रॉब्लम सामने से आ जाए, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सामने वाली पार्टीज हमेशा वॉरिंग फैक्शंस हैं, ईगोज फ्लेयर्ड अप हैं कि जी नहीं मेरी बात माय वे और द हाईवे। तो इस तरह बच्चा जिस तरह वो कह रहे हैं ना, ये आई हैव सीन। पहले 8 साल आपने भी बच्चे को, बंदे ने भी नहीं देखा, 8 साल के माँ के पास है, और अब वो बच्चा, और आपने एंड में बर्बाद कर दिया उसको। जैसे आपने बात की ना, ऐसे लोगों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, और 4 हफ्ते से वो बच्चा हॉस्पिटल। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कभी अगर आप किसी जेल की विजिट पे जाएं और आप जुवेनाइल सेक्शन में जाएं, तो आपको, जैसे हमारी सेंट्रल जेल में आई थिंक मुझे याद है 70 या 80 बच्चे इस वक्त भी हैं जुवेनाइल में, तो उनमें से कम 98% ऐसे घरों से आते हैं जहाँ यही प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोकन होम्स, डिसफंक्शनल फैमिलीज, ईगो वॉर्स बिटवीन द पेरेंट्स। अच्छा, बच्चा ऐसी चीज़ है कि जो मोहब्बत पहचानता है, ठीक है, वो ड्रामा नहीं उसके साथ चल सकता कि जी आप दिखावेबाजी कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा तो मोहब्बत सेंस कर लेता है, इतना सेंसिटिव होता है, और वो हार्शनेस कितनी ज़्यादा, ये ट्रॉमा कितना उसके ऊपर होगा इस सारी इनसिक्योरिटी का। He has seen a life with his mother for the last 8 years, जिस तरह कि इन्होंने बताया, और अब उसको ये बताया जा रहा है कि तुमको वालिद साहब छीनने वाले हैं। वो जब कोर्ट जाता होगा, और ये बात सही कही है कि बच्चे की एक इंटेलिजेंस प्रेफरेंस होती है, इंटेलिजेंट प्रेफरेंस होती है। माँ बाप ऐसा लड़े कि वो जज ने अपने पैसे दिए कि जॉल बच्चे को। अच्छा, आगे इसका होना भी है कि बच्चे से जज ने 2 या 3 दफ़ा पूछना है, बेटा इफ़ यू हैव अ चॉइस, आप किसके साथ रहना चाहेंगे। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में मेंशन किया है कि एक बच्चा तो मेरे साथ आके रहने को तैयार था, जबकि मैं वालिद की वकील थी, कि जी ना मैंने उनके साथ रहना है अम्मा के साथ, ना अब्बा के साथ, मैंने आपके साथ रहना है, एटलीस्ट यू लिसन टू मी। वो उन दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहते, बिकॉज वो ट्रॉमा ही से गुजर रहा था दोनों तरफ, एक मुस्तकिल टग ऑफ वॉर बनी हुई थी। तो बच्चों पे रहम खाएं आप, ठीक है प्लीज़, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। फिर आगे चल के आप ये मत कहिए कि जी 5 साल के अंदर चेंज हो गई, सही बात, क्योंकि ये फिर चेंजेस जब आ रहे हैं और बहुत इनसेंसिटिव लोग होते जा रहे हैं, मी सेंट्रिक होते जा रहे हैं ना, क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने देख लिया कि सैक्रिफाइसेस का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। ट्रू। तो क्यों तब्दीलियां आ रही हैं लोगों के रवैयों में कि वो अपने आप को अहमियत देने लगे, बाउंड्रीज क्रिएट करने लगे। मैं आई डील विद द यंगर जनरेशन, मैं उनसे सीखती हूँ बाज़ वक्त कि बाउंड्री, कि मैं आई पर्सन जो कि करता रहता है लोगों के लिए, इसके लिए ये कर दो, इसके लिए वो कर दो। नाउ आई लर्न फ्रॉम दिस जनरेशन कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, दिस इज द बाउंड्री। तो ट्रू ये हम सीखें। अब ये जनरेशन जो AI के ज़माने की है, आप जेन जी की बात करें या जेन जी अल्फ़ा, या अल्फ़ा से भी अब आगे आ गए हैं, बीटा पे आ गए हैं। सो आप ये सोचिए कि कितने सुपर सेंसिटिव और सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और आप इनके फ्यूचर से खेल रहे हैं अपनी ईगो के पीछे। मैं तो वाकई भाई, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो माँ बाप आपस में लड़ते हो ना, बच्चा दोनों से निकाल लें, एक को भी ना दें। ये जो जिद है ना, ये बच्चे की मोहब्बत नहीं है। आई विश हम भी स्टेट्स जैसे होते हैं कि हमारे पास फॉस्टर होम्स रखने के लिए, कि उसमें भी बच्चा अडॉप्शन के लिए चल जाता है कि काश कोई ऐसी चीज। लोग मर रहे हैं बच्चों के लिए, औलादे नहीं हो रही, IVF पे मज़ारों पे जा जाके सर मार रहे हैं, IVF कराते हैं। मैं IVF सेंटर में काम करता हूँ, पूछा 20-20, 25-25 लाख, 15% चांस के ऊपर वो आते हैं कि मेरी ट्रीटमेंट कर दो। डॉक्टर कहता है चांस नहीं है, वो कहता है पैसे तो हैं, अल्लाह मालिक है। और जब उनका बेबी होती है ना, तो वो बेबी की तस्वीर हमारे हॉस्पिटल में लगती है, यकीन करें।
और जिनको अल्लाह ताला फ्री फंड में बच्चे दे देता है वो अदालतों में, सड़कों पे, गाड़ी में बैठ के लड़ रहे होते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं ये माँ बाप है या ये जानवर हैं। Oh my God, मैं तो कहता हूँ पुलिस हो चाहे वो कोई भी ऐसा इदारा हो जो इन बच्चों की हेल्थ को देखे मेंटल, और वो बच्चा उनसे ले जाए जब तक तुम दोनों इंसान नहीं बनते। मैं जानता हूँ मियाँ बीवी के फड्डे रहते हैं जिंदगी भर, Normal है। लेकिन अगर वो इम्पैक्ट बच्चे पे आ रहा है, ऐसे- कोई ऐसी कॉल सेंटर बने, कोई ऐसी हेल्पलाइन बने कि बच्चा कॉल करे और उनको बच्चे को ले जाए। बिल्कुल, बस ये कॉल सेंटर से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब वो जैसे आपने बाउंड्रीज क्लियर करें तो बहुत से ऊपर कि आपकी बाउंड्री कहाँ क्लियर करनी, कल डिसरिस्पेक्ट आपको ना करे। रिफत हमारे साथ कॉलर मौजूद है बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, ये मेरे केसेस चल रहे हैं काफी अरसे से ना। जी जी। अच्छा, तो वो एक जगह से फैसला हमारा हो चुका है अच्छा। हक महर का ना, डिग्री हो गया है। अच्छा। मगर अब जो मेरा खामन है ना, वो ना मुझे बीवी मानता है और ना ही मेरी बेटी को बेटी मानता है। आपकी तो डिवोर्स कब हुई उसके- अब रिफत? वो आपकी माशाल्लाह से 18 साल की होने वाली है, तो उसके आईडी कार्ड का भी इशू है ना। मेरा आईडी कार्ड उसके नाम पे बना हुआ है ना उस बेटी का बन रहा है। मुझे ये बताएं कि आपकी डिवोर्स कब हुई है हमें रिफत? मशवरा चाहिए था कि क्या करें। रिफत मेरी जान, आपकी डिवोर्स कब हुई है ये बताएं। डाइवोर्स नहीं हुई। डाइवोर्स आपकी नहीं, अभी आपका केस चल रहा है? नहीं, डाइवोर्स मैंने नहीं दी। अच्छा, डाइवोर्स आपने नहीं, फिर आपने बोला केस किस चीज़ का चल रहा है? जी हक महर का था, वो डिग्री हो चुका है मेरे लिए, मगर वो जो मेरा हस्बैंड है ना, वो ना हाई कोर्ट में चला गया है। अच्छा। वो कहता है ये मेरी बीवी भी नहीं है, ये मेरी बच्ची भी नहीं है। तो आपको वो फिर अब उसने फिर दोबारा से रिट वगैरह दायर की हुई है ना वहाँ बहावलपुर हाई कोर्ट रिफत, में। आपकी बच्ची की जब पैदाइश हुई है तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, उसमें बच्ची के वालिद के नाम की जगह किसका नाम लिखा हुआ है? जी उसी का नाम लिखा हुआ है। फिर वो उसी की बेटी है। और अगर बेफाम अब बना हमें हुआ किसी है। प्रेटर्निटी टेस्ट पे, डीएनए पे नहीं जाना है, जब बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है, आपकी शादी इंटैक्ट है और उस शादी के दौरानिए में ही वो बच्ची पैदा हुई, तो वो उसी की बेटी है। अब वो ज़बान से कुछ भी बोले, वो अगर जहनी मरीज़ है तो मैं और आप तो उसका इलाज नहीं कर सकते, फिर वही डॉक्टर वजाहत करेंगे। इसमें चाहिए कि जज साहब को या लॉयर के, आपके वकील को उसका साइको एनालिसिस कराए। गवर्नमेंट के अपने डॉक्टर्स होते हैं जो हायर होते हैं और 1 महीने उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। बाज़ औक़ात ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी होता है। अमूमन लोगों को ये शक होता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और जब वो पता चलता है तो उसके अंदर और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मुझे जहर मिला के देना चाहता है, बीवी किसी और के साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर वो डायग्नोसिस जब बन जाती है, वो पेपर जमा होता है कोर्ट में जो आपके फेवर में फैसला आएगा। जी, वो खुद निकाह की डेट नहीं मानता, निकाह ही नहीं मानता सिरे से। कहता है ये निकाह भी झूठा है, हर चीज तो उसने झूठी कहा है। तुमने ये- क्या कोई भंग भी हुई थी जब निकाह हुआ था? तो वो उस वक्त किधर था? वो उसको क्या मसला है इसके साथ? क्यों निकाह भी नहीं मान- कोई समझ ही नहीं आती। ये बच्ची मेरे पेट में थी, 2 माह का 2 हफ्ते का हमल था, हमारा ये इशू चलना शुरू हुआ है। उसने अब दूसरी शादी भी कर ली है। रिफत, उसने दूसरी शादी कर ली है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी क्या 4 शादियां वो कर ले, मगर ये प्रॉबली एक तो आपकी शायद बिल ऐलान शादी नहीं हुई होगी, कोई खुफिया शादी रही होगी, क्योंकि नहीं, बरादरी में शादी हुई है, बाकायदा वो बारात ओके। लेके आए हैं। तो जब बारात लेके आए हैं तो वो क्या रूहानी तौर पे वहाँ मौजूद नहीं थे, सिर्फ जिस्मानी तौर पे मौजूद थे, तो गवाह भी या उनको कोई लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, कोई नफसियाती बीमारी है उनके साथ? ये तो कोई पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि मैं 2 माह सारे रही हूँ वहाँ भाई पे। तो आपकी शादी हुई थी, कोई तस्वीर खिंची होगी, हाँ, कोई बिल्कुल, निकाह सारा होगा कि evidence यूसी में पेपर। तस्वीरें भी हैं। तो बस इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी हैं। उसको जो भी वो सोच रहा है, कोई निकाहनामे कंसर्न पे नहीं, गवाह आपको भी तो है पता ना? है ना कि ये बेटी उसकी है, जी जी। तो आपको क्यों उससे वैलिडेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बोले बेटी तो उसी की है? वो ना मांग रहे हैं ना नादरा वाले, वो कहते हैं उसका आईडी कार्ड ले आए, उसकी कॉपी ले आए। अगर वो नहीं 18 दे साल रहा। से कम है बच्ची तो लीगल गार्जियनशिप का इंटाइटलमेंट है, वरना वो रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकती है, पिटिशन फाइल कर सकती है, लेकिन जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट शो कर रहा है उसके वालिद का नाम, वही उसका वालिद का नाम रहेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ले सकती हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में सेक्शन 7 और 10 के तहत आप लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लीजिए, उसका जो पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर वो 18 साल से कम की है, और ऑब्वियसली वो 18 साल से कम की होगी, उसका बेफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट सारा आपके पास होगा मौजूद। जी ठीक है, अब है।
वही सारा पेपर वर्क आपने जाके नादरा में देना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके अंदर। FRC बना हुआ होगा इनका एब्सोल्युटली। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब तो यही है ना कि FRC में इंदराज है। चले जी है, ठीक है ना। वो कोर्ट में मिलता भी है, मुलाकात भी करता है बेटी से। रिफत, मैं आपको एक मशवरा दूं, जी वो क्या सोचता है कि कॉम्प्लिकेशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पता है वो फादर है, आप जाएं अपना लीगल प्रोसेस करिए, आपके वकील साहब आपको गाइड करेंगे। सेक्शन 7 और 10 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत आपके पास एक लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट से ही मिल जाएगा, जिसके तहत आप उसका सारा पेपर वर्क कर सकती हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर आप इसके बारे में सोचना छोड़ दें कि एक दिन आए कि वो अपनी ज़बान से, उसको छोड़ दीजिए। आपको जो कानूनी तौर पे पेपर वर्क करना है, आप सिर्फ उस पर फोकस रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिफत, आपने कॉल का। हमारे साथ एक केस यहाँ पे मौजूद है शहरबानो का। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। वालेकुम अस्सलाम। जी शहरबानो, आपका क्या केस है? माइक करीब कीजिए। मेरी शादी को माशाल्लाह डिवोर्स को मेरी 5 साल बाद हो गया और 7 साल का मेरा हो गया पीरियड। मेरी शादी जो है अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स की रजामंदी से हुई थी और मेरे शौहर की और मेरी एज में काफ़ी जो एज डिफरेंस था। बट खैर था, मैंने कहा पेरेंट्स की ही अलाउ है, सब पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, तो मैंने जैसे शादी कर ली थी। देन उसके बाद ये हुआ कि उनका जो काम का जो था ना, वो सिलसिला 1.5 साल में ही अप डाउन हो गया, मतलब वो जॉबलेस हो गए। उसके बाद जॉबलेस तो हुए, उसके बाद उनका बिहेवियर भी चेंज होता गया। उनको गुस्सा, हाइपर, हर वक्त छोटी से छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, मतलब नहीं भी कोई बात अगर ऐसी कर रही तो भी, क्योंकि काम नहीं है, कारोबार नहीं है। फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को समझा के, नहीं बच्चे हैं, वही बात के ज़ाहिर है जब बच्चे कितने 1.5 साल में आपका कितना, एक बच्चा हुआ, कितने बच्चे आपके? एक ही हुआ था उस टाइम पे। हाँ, फिर भी मैंने काफ़ी अपने हस्बैंड को प्यार मोहब्बत से कि चलें काम हो जाएगा, कोई नहीं, अल्लाह मालिक के रात दिन एक नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैंने काफ़ी सब्र किया। उसके बाद ये है कि मतलब काम का उनका जो हिसाब था, उनका जो है ना, वो गुस्सा बहुत उनको तेज़ से आता था। अभी भी मतलब उनका यही है, वो हाइपर बहुत जल्दी हो जाते थे। तो वो चीज़ मैंने उनको काफ़ी दफ़ा समझाई भी कि देखें सामने वाला है ना, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बीवी या हाउस वाइफ वो कर लेगी, सामने वाला ज़ाहिर है जब आप कहोगे तो वो उनको बुरा लगेगा, वो फिर आपको जॉब से निकालेंगे। बट इतना समझाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, बच्चों की खातिर मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं बच्चों ने आपका एक ही बच्चा है ना? नहीं ना, मैं 5 साल तक रही ना उनके साथ, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। आपने 2 बच्चे और पैदा किए? हाँ, उनको समझाने में टाइम पीरियड भी निकला। मैंने खुद भी अपने साथ उनको सपोर्ट किया, मतलब ट्यूशन क्लासेस दी मैंने, घर में कुकिंग करी, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी मैंने उनके साथ सारी फेस करी, सपोर्ट करी, क्योंकि मुझे घर नहीं ख़राब करना था। मैं नहीं डिवोर्स चाहती थी। मुझे ये था कि नहीं, जैसे नॉर्मली हाँ चल रहे हैं सबके घर, ऐसे चले हैं, अप डाउन तो रहती है। तो मैंने उसी सिलसिले में माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हुए, मैंने जो है मामलात भी ज़िंदगी के निकाले, काफ़ी परेशानियों का मैंने सामना किया है, फेस किया, मेहनत भी की, बच्चे भी संभाले। और उसके बाद जो है फिर उनका दिन ब दिन रवैया इतना चेंज होता गया। फिर अब बच्चे बड़े हो रहे थे, ज़ाहिर है उनको स्कूल ट्यूशन लाजमी है इस टाइम पर। आपको पता है एजुकेशन बहुत मायने रखती है। हर पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे बच्चे एज हो जाए तो वो उनको एजुकेशन की तरफ डाले। अच्छा, मैंने भी वही चीज़ किया। पर वही बात है कि घर के मामला संभलने में नहीं आ रहे थे। उनका गुस्सा, उनका जो एटीट्यूड, उनका जो ईगो। 5 साल में हो गई। 5 साल में डिवोर्स होगी। अब आपके मियाँ के बच्चों का खर्चा दे? बच्चे तो खैर अभी मैंने खर्चा नहीं लिया, मैं अपनी अम्मी अबू के साथ ही रह रही हूँ। आपके बच्चों की एज कितनी होगी? जो अभी बड़े वाला माशाल्लाह 6 साल का हो गया, वो 6 साल का वो हो गया है। और फिर बाकी माशाल्लाह बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन, सब एजुकेशन उनकी मैंने कम्प्लीटली करवा रही हूँ। आप करवा रही हैं? जी बिल्कुल। उनकी छोटी उम्र में है। हस्बैंड आपका कुछ? मैंने कोई केस उनके लिए, बच्चों का कोई भी कस्टडी मैंने उनको ना दी, ना मैंने उनसे जो है ये उन्होंने आपसे मांगी बच्चों की कस्टडी? असल में उनका रवैया इतना चेंज है ना, मैं खुद जो है ना नहीं चाहती कि वो बच्चे मेरे उनके साथ बच्चों से प्यार करते थे, डिस्टर्ब हो। बच्चों से प्यार करते थे वो? बच्चों से प्यार तो है उनको। बच्चे से मिलने आते हैं कभी, जैसे होता है अगर बहुत ज़्यादा मेरे से तो उनकी बातचीत नहीं है, अबू को कॉल कर दी, अबू से कह दिया तो अबू खुद से, मेरी तो अब मैं उनकी निकाह में नहीं, तो मेरे उनसे अभी आपका क्या इशू है? अभी आप क्या चीज़ चाह रही हैं, मुझे बताइए। अभी यही बस जो मतलब बात हुई थी कि जिस तरह से हालात मेरे गुजरे हैं, लाइफ जो गुजरी है मेरी, कि वो कहते हैं ना कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने बहुत किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने घर बसाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स थी, नानुफ का आप क्लेम करना चाह रही हैं?
नहीं, क्लेम तो मैंने उनको किया था क्योंकि मेरा जो जेवर था और मेरी जो सारे जहेज़ का सामान था वो उन्होंने नहीं दिया था। हमारी एक्सीडेंटली डिवोर्स हुई थी, उन्होंने गुस्से में डिवोर्स दी थी मुझे। अच्छा, उन्होंने गुस्से में आपको गुस्से में डिवोर्स दी थी। और आपका जेवर वाला सारा किधर है? उधर ही था क्योंकि उस टाइम पे मेंटली तौर पे नहीं मिला था। फिर मैंने उनका केस जैसे मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था। फिर उसमें ससुराल वालों ने भी बहुत मसले मसाइल किए मेरे। अभी तक आपको नहीं मिला? अभी तो मैंने माशाल्लाह से कर लिया, अभी एक मतलब हो गया काफ़ी टाइम से रिकवर मुझे। आपका हो जी गया? जी रिकवर हो गया। रिकवर हो गया। पर उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करी। अच्छा, सब वो कुछ। हम पहले सेगमेंट बात कर रहे थे कि लड़कियों को भी थोड़ी सी अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या चीज़ अपने पास रखनी है और क्या चीज़ उन्होंने आगे देनी है। तो इस पर बात करेंगे मज़ीद, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स के हवाले से। डिवोर्स एक प्रोसेस ही बहुत ही तकलीफ से साबित होता है क्योंकि इसमें खुशी से तो कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं है ऑफ कोर्स। और जैसे बात भी कर रहे थे कि कोई चीज़ शुरू करने से पहले भी और कोई चीज़ ख़त्म करने से पहले भी आई बिलीव आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आप उसको एक बड़े ग्रेसफुली आप एक चीज़ को ख़त्म करो। क्योंकि हमारे इस्लाम में ऐसे तरीके से जब बार बार कहा गया तो उसको भी सुनना चाहिए। और जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स, जैसे अभी मेरे भाई आसिफ की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि कैसे वो बच्चा 4 हफ्ते से हॉस्पिटल में और वो बच्चा बोल भी नहीं रहा क्योंकि माँ बाप के दरमियान इतनी तलखियाँ आ गई और बच्चा तो अब्जॉर्ब कर रहा है। उसके अंदर पता नहीं क्या खौफ है, न जाने उस बच्चे को क्या हो गया। अल्लाह उस बच्चे को सेहत दे, उसको लंबी उम्र दे, उसको ऐसे नालायक माँ बाप के चुंगल से उसको आज़ाद करे अल्लाह करे कि बस अल्लाह पाक, क्योंकि बच्चे वैसे कहते हैं ना अल्लाह ही पालता है, तो बस अल्लाह पाक उसके लिए बहुत अच्छा कोई सिस्टम पैदा कर जाए कि वो बच्चा अच्छे तरीके से ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जो खातून हमारे साथ थी कि जो जेवर है उन्होंने तो खैर रिकवर कर लिया, लेकिन अक्सर लड़कियाँ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने ऐसे कुछ ख़वातीन को देखा है जो अपनी शादी में होते हुए कोई अगर मियाँ को ज़रूरत हो तो अपना जेवर बेच देती हैं और जब मियाँ कहते हैं चलो ठीक है हम तुम्हें बाद में तुम्हें ले देंगे, या कोई ऐसी चीज़ होती है अपनी दे देती है, अपना कोई जेवर रखवा देती है और बाद में अगर खुदा ना खासा डिवोर्स हो जाए, और बहुत सी लड़कियाँ भी जब शादी होने के बाद ही जैसे उनसे जेवर ले लिया जाता है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए। और जो पहली वाली एग्जांपल थी, तो जब शादी खत्म होती है तो फिर मियाँ कहते वो तो तुमने मुझे खुद जेवर दिया था, वो तो मैंने बेच दिया, अब तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको लीगल एंगल्स इसके 2 दिखा देती हूँ। एक जहाँ पे कि खातून की सास या जो शौहर की फैमिली का एक वो होता है कि जी जेवर हमारे पास सारा, बेटा महंगी चीज़ हमें दे दो, एक लॉकर में हमारे पास, एक अम्मी के लॉकर में रहेगा, ठीक है। पहली बात ही कि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़ डू नॉट गिव अवे योर ज्वेलरी, ना अपनी अम्मा को दीजिए ना उसकी अम्मा को दीजिए। लॉकर खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब आपका शादी हो रही है तो आपकी अकल समझ सब फैकल्टीज़ आपकी सही चल रही हैं, अपना लॉकर खोलें और उसके अंदर आप अपना ज्वेलरी सेफ कस्टडी में रखिए। पहली बात ये, अगर आपने दे दिया है और सिर्फ अमानतन रखवाया इन द सेंस कि जी उनके पास है और फिर आपकी शादी नहीं बचती है और आप मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे, आपके पास लीगल रिकॉर्ड्स है, रसीदें आप लेके आएंगे, ज्वेलरी के डिस्क्रिप्शंस लेके आएंगे और आप कोर्ट से वो रिकवर करवा लेते हैं। येस, कोर्ट के प्रोसीजर्स की भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रीमलाइन कर लें कि जी ये रसीदें हैं, ये तस्वीरें हैं और ये सारी चीज़ों की गवाही है हमारे पास के वहाँ पे लेके गए थे। अभी एक प्रपोजल ये भी चल रहा है कि निकाहनामे में तमाम जो लड़की की बिलोंगिंग स्पेशली ज्वेलरी वगैरह है वो एंट्री अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। दूसरी बात ये कि शौहर को ज़रूरत थी और उसने कहा कि हम घर ख़रीद रहे हैं या ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तुम दे दो मैं वापस कर दूंगा। आपने अपनी मर्ज़ी से दिया है, अब आप ये नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझसे छीन लिया। तो आप अपनी अक्ल समझ सही जगह पे रखिए, 4 लोगों से आप मुशावरत कीजिए, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, मे बी उनकी फैमिली में अगर कोई रीजनेबल वॉइसेस हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए, मशवरा कीजिए। अगर आपको ज़रूरी लगता है कि आपको देना है, पेपर वर्क कीजिए कि जी इन एक्सचेंज ऑफ कि ये मैं इस वक्त ज्वेलरी दे रही हूँ, इसका 50 तोले वजन है। आप लिखवा लीजिए। अगर वो लिखवा लेंगे तो लोग कहते लो जी इसने लिखवा लिया, फिर नहीं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी है। आप अपने मकान का कब्जा उठा के किसी को दे देंगी? नहीं देंगी ना। किराएनामा बनाती हैं आप कि आपको टेनेंट रखना है, आप ऐसे ही तो नहीं किसी को उठा के बिठा देंगी। वो एग्रीमेंट तो गैर के साथ होता है, अपने के साथ कैसे एग्रीमेंट करेंगे? तो ताकीद हमारी मेल ईगो तो भाई करें, उसके अंदर पेपर वर्क होना चाहिए है, कोई भी फाइनेंशियल आपका लेन देन हो और उसके अंदर गवाहियां होनी चाहिए। तो शरिया कहती है 2 मर्दों की गवाही हो, 4 औरतों की गवाही हो, 1 मर्द या 2 औरतों की गवाही हो फाइनेंशियल मैटर्स में। ये बहुत क्लियर आपको कुरान के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। जो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपका राइट है, देना ना देना दोनों आपकी डिसीजंस हैं। दे रही हैं, पेपर वर्क भी कर सकती हैं,
आप आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस में फंसे, उससे बेहतर ये कि आप अभी थोड़ी सी बदमज़गी कर लें, 4 लोगों को ना भी पसंद आए लेकिन आपकी सेफ्टी इसमें है। सेफ्टी ठीक है। नंबर 3, आप अगर आपको लग रहा है कि आपका ये मामला नहीं बन पा रहा है, चल नहीं रही है गाड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक प्रॉब्लम मदीहा देख रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जी, वो हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं रह गए, ज्वेलरी भी वहीं रह गई, हम तो कुछ लेके निकले नहीं। जी, भाई आप होश और हवास में ये फैसला कीजिए कि आपको ये रिश्ता ख़त्म करना है। देन रिमूव ऑल योर बिलोंगिंग्स, स्पेशली ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं ऐसे क्लाइंट से मिली हूँ, उनके पासपोर्ट्स वहाँ रह गए जिसपे मल्टीपल फॉरेन वीज़ाज लगे थे, कुछ ऐसे थे जो कि नॉन पाकिस्तानी नेशनल थे, ड्यूल पासपोर्ट, वो वहाँ रह गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज वहाँ पे रह गई हैं। वो तमाम चीज़ें आप अपने पास सेफ कीपिंग में रखिए, किसी और के पास क्यों आप रखवाती हैं? वो आपके पास एक लॉकर में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि आपको कल ये कॉम्प्लिकेशंस का सामना ही ना करना पड़े। चौथी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, पेपर वर्क हमेशा स्ट्रेटन आउट कीजिए। बच्चे की पैदाइश के वक्त बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा इसमें अलर्ट हो गया है कि स्मार्ट कार्ड्स तो बच्चों के माशाल्लाह बचपन में ही बन जाते हैं, स्कूल्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर ये FRCs जो हैं, इनके सारे, आप प्लीज़ डू नॉट वेट कि आपका हस्बैंड जाके ये सारे काम करे। आपको कुछ चीज़ें आप सब जिम्मेदारियां, कुछ आप टिकटॉक बना लेती हैं, रील्स बना लेती हैं, नादरा की वेबसाइट पे जाके आप ये नहीं देख सकती कि इस काम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप उल्टा हमें कह रही हैं कि जी वो नहीं करते। भाई तो आप क्या करती हैं सारा दिन सिवाय ड्रामे देखने के? और इस मॉर्निंग शो को अगर आप देख रही हैं तो इसका फायदा उठाएं कि हम आपसे जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बिल्कुल। सो ये चीज़ें। अब आया मामला कि बच्चे जनरली कस्टोडियल पेरेंट, अमूमन केसेस में मैंने देखा है कि मदर ही होती है, लेकिन अगर बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन या बच्चे की ज़रूरियात कि जहाँ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द फादर रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रहे, आप लीगल गार्डियनशिप के लिए कोर्ट में जा सकती हैं कि जी फादर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मुझे बच्चे की डे टू डे अफेयर, स्कूलिंग और ये तमाम मामला देखने होते हैं, मेडिकल डिसीजंस लेने होते हैं, मुझे लीगल गार्डियनशिप चाहिए। कोर्ट क्या करेगी? फादर को नोटिस करेगी, फादर इंटरेस्टेड होगा आएगा, नहीं इंटरेस्टेड होगा आपको लीगल गार्डियनशिप मिल जाएगा। आप कम से कम बच्चे को टेक केयर तो कर सकती है डॉक्यूमेंट के बेस पे। कितना टाइम लगता है इस? जनरली लीगल गार्डियनशिप अगर अनकंटेस्टेड हो तो 3 से 4 महीने, अगर कंटेस्ट हो रहा हो बहुत लंबा होगा तो 1.5 साल लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। बट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ चीजों में आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर डिवोर्स हो जाए और अगर हस्बैंड जो है वो आपका हक महर ना उसने दिया हो, रिकवरी, और बच्चे कभी वो ना करा, तो क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट भी होता है, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस भी होता है, इद्दत का खर्चा भी वो मांग सकती हैं। बच्चों की रिकवरी के केसेस में जहाँ बच्चों के खर्चे की हम एडवाइस क्लाइंट को यही करते हैं कि जी आप सारे बच्चे के खर्चे हमें लिखवाइए, जो रसीदें हैं आपके पास उससे रिलेटेड, स्कूल की फीस या और जो आप वैन का खर्चा, यूनिफॉर्म, जूते, जो कुछ भी, तो हम एक वो बना लेते हैं, एक फिगर होता है मंथली के भी इतना खर्चा बच्चे के आ रहा है, ग्रोसरीज हैं या खाने पीने का, दूध का खर्चा, वो सारा हम एक बना के केस फाइल कर देते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि फाइल होने के फ़ौरन बाद जो सामने वाली पार्टी अपेयर होती है, फादर जैसे ही आते हैं, तो 17A के तहत एक ऑर्डर पास किया जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस ये इंटरिम खर्चा ग्रांट किया जा रहा है जो फादर ने मैंडेटरी कोर्ट में जमा कराना है या माँ के अकाउंट में देना है। अब जजेस माशाल्लाह इसमें और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल हो गए हैं कि वही कहते हैं इन एडिशन टू द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द चाइल्ड इतना खर्चा देना है। वो डिपेंडिंग ऑन कि फादर की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, 5,000 मिनिमम होता है, और फिर आपका स्काई इज द लिमिट कि अगर बच्चे का लाइफस्टाइल या उसके बाप का जो लाइफस्टाइल है वो है कि उसका 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी खर्चा है, तो वो आपने देना है। क्योंकि अब स्कूलों की फीसें ही माशाल्लाह इतनी हो गई हैं कि आप किसी ढंग के स्कूल में या बहुत VIP किस्म के अंग्रेजी स्पीकिंग वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वो तो फीसों में ही चला जाता है। ट्यूशन्स बच्चों को आजकल बचपन से ही हो रहा होता है कि जी बच्चों को भेजना है, तो ये सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो फादर के ऊपर बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के दें। अब क्वेश्चन एक और आता है, और मैं टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आ रही हूँ कि फादर की अर्निंग उतनी नहीं है जितना कि आप खर्चा डिमांड कर रहे हैं। हाँ। वो 2 लाख रुपए कमाता है, आप 8 लाख रुपए का खर्चा मांग रही हैं, तो वो डुएबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक है। B, अगर आपके पास अपनी अर्निंग कैपेसिटी इतनी है कि आप बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती हैं, तो मोहम्मदन लॉ इसमें बड़ा क्लियर है कि जहाँ तक बन पड़े वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किफ़ालत की फादर के ऊपर है। लेकिन अगर फादर इम्पेयर्ड है, अनवेल है, या उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना कि आप लाइफस्टाइल लैविश देना चाह रही है अपने बच्चों को, देयर इज़ नो हार्म इन कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, अगर आप भी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं फिर आप क्लेम कीजिए बच्चे के दादा से।
ओके, वहाँ आपका राइट बनता है। सही। मुझे बताएं कि अब वो जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे घरों में जो हमारे समहाउ वेरी सैडली देसी हमारे बंदों को ये बहुत होता है कि जी काबू में करने के लिए आप कह देंगे जी मैं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। जो मर्द तलाक देना नहीं चाहते लेकिन जो बार बार बीवी को तलाक की धमकी दे के कंट्रोल करते हैं, उनके लिए थाने में एक दरखास्त लिखवाइए कि जी मुझे तलाक की बार बार धमकियां हो रही हैं। अगर कोई व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशंस हैं या कोई रिकॉर्डिंग्स हैं या कोई विटनेसेस हैं, उनको आप तैयार रखिए। डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में आप एक पिटिशन फाइल कीजिए, मुझे बार बार तलाक देने की धमकी दी जा रही है। और आप जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये दरखास्त दाखिल करेंगी तो आपके हस्बैंड को फाइन भी होगा, सज़ा भी होगी, और या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि उनको जेल भी जाना पड़े और वो आपको जुर्माना भी पे करेंगे। इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपको रेजिडेंस ऑर्डर भी मिल सकता है कि आपको घर से भी वो नहीं निकाल सकते हैं, आपकी रिहाइश का सारा खर्चा और एक्सपेंसेस वो पे करेंगे, वो अपने लिए जहाँ भी जाएं रिहाइश कर लें, लेकिन आपको फिर वहाँ से निकाला नहीं जा सकता उस प्रॉपर्टी से जहाँ आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। सो अपने राइट्स दे को, दिए हमारे मुल्क में। मैं मदिया ये बात कहूँगी कि मैं कॉन्स्टेंटली इस बात को एम्फोसाइज कर रही हूँ, अपने राइट्स को समझने की कोशिश कीजिए। जितना टाइम आप टिकटॉक और स्नैपचैट पे लगा रहे हैं उसमें से कुछ टाइम आप कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, हमारे यहाँ नॉलेज गेन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सीखने की कोशिश पूछते रहते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब हम कोई किसी डार्क साइकोलॉजी में जाके, जैसे आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजीज आ गई, हम क्या इसको वैसे ऐसे साइकोलॉजिकल किसी को हैंडल कर सकते हैं? ऐसी जो तर्क सिचुएशन आ जाती है इनको, देखो ये हैंडल होगी कि दूर कैसे जाया जाए। जब आप डिवोर्स दे रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका माहौल तो अच्छा नहीं होता ना, नफरत ही होती है। हर चीज़ का क्लोजर अच्छा होना चाहिए। अगर आपको आपकी सेपरेशन का भी क्लोजर मिल रहा है तो बच्चे पे फिर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर वजाहत, बहुत सारी जगहों पे अगर आप नार्सिसिस्ट का रिलेशनशिप में हो तो वहाँ तो आपको क्लोजर मिल ही नहीं सकता ना। क्लोजर और क्लोजर विल गेट मोर डर्टी। उल्टा आपको ही विक्टिम ब्लेमिंग होती रहेगी। तो फिर आप इन्फोर्समेंट या लॉ या वकील इन लोगों की हेल्प लेके उसको, क्योंकि या तो बंदा बातों से पटेगा या डंडे से पटेगा। अगर कोई ऐसा है कि जो समझ बूझ रखता है, वो गुस्सा कम होते होते 2-3 महीने गुजर गए, रियलिटी आ गई कि चलो यार ठीक है जो हुआ, फिर बच्चों के लिए हम थोड़ा मिल लेते हैं, बैठ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपनी ज़िंदगी, तो चलो ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। अगर फ़र्ज़ करो बंदा ड्रगी है, एडिक्ट है, नार्सिसिस्ट है, या लड़कियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप उनके साथ नहीं कर सकते, आपको इन्फोर्समेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और लेते भी हैं। अभी एक नार्सिसिस्ट, अभी कहानी मैं आपको बताऊं कि उसने जिसको डिवोर्स दी इस बात पे कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, लेवल की नहीं हो, यही बोलता रहा पूरे साल, और खुद वो एक नंबर का बांगड़ू आदमी, सही, और वो यही कहता रहा, उसको इतना ट्रॉमाटाइज किया कि वो विक्टिम बेचारी मेरे पास थेरेपी में आ रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि जो असल में पागल होते हैं वो तो थेरेपी के लिए जाते नहीं, जो उसके विक्टिम्स हैं वो थेरेपी में आ रही। वो आई और बड़ी मुश्किल से उससे 4 सेशन लिए, कुछ इसकी हिम्मत हुई, मैंने उसको टाइमलाइन बना के दी। मैंने बोला हस्बैंड को लाओ, कहती उसको तो मैंने बता दिया ना, वो तो इस बात को भी कैश करा लेगा। ऐसा ही है, हाँ, कि देखो मैं तो पहले ही कहता था ये पागल है, ये तो पागल है। तो बहरहाल मैंने हेल्प ली, वकील से भी हेल्प ली, और एक टाइम के बाद आके डिवोर्स हो गई, सब कुछ हुआ, वो अपने घर पे खुश। अब बच्चे के लिए वो पासपोर्ट बनाने के लिए बेचारी तड़प रही है, वो उसको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहा, लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में जाना, वो बाहर जाना चाहती है, उसकी फैमिली बाहर है, वो कहता है ये मुझे पासपोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा, कह रहा मेरा बच्चा है। फिर मैंने पुलिस वालों से मदद ली, एक कॉल कराई, एक कॉल गई है, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अगले दिन आ गए प्यार मोहब्बत से। तो लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते बाजू का। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है शाजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाजिया, क्या कहना चाहेंगी? इनसे एक मशवरा लेना था कि मेरे बेटे ने आज से कोई 5 साल पहले बेटे और बहू में डिवोर्स हो गई ना, तो उस वक्त उनकी एक बच्ची जो है वो उस वक्त 4 मंथ की थी। तो फिर जो बहू ने फिर बाद में उसने कोई 6 साल बाद उसने और शादी कर ली ना, उसमें से भी 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो अब हम अपनी पोती को मिलते हैं, लेकिन मैंने मशवरा ये लेना था कि वो जो उसकी माँ है उसने अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, अपने जो सेकंड हस्बैंड है उसके मतलब थ्रू ना, तो हमें ये है कि ये बच्ची को तो मतलब बच्ची का जो मतलब नाम दर्ज है वो बाप का ही, मेरे बेटे के नाम से ही दर्ज है ना, तो वो ये है कि वो मतलब कोई पासपोर्ट बनवा के या क्या वो बच्ची को तो नहीं साथ लेके जा सकती, और हम मंथली बच्ची का पे करते हैं उसका खर्चा, और उसको मिलते हैं और उसको मतलब अपने घर भी ले आते हैं,
वो 2-3 दिन रह के भी जाती है। तो लेकिन हमें ये डाउट है कि कहीं वो बच्ची को अपने साथ बाहर ना ले जाए। अच्छा, वो तो कोर्ट का होता है बेसिकली। हाँ, इसके अंदर जो आपकी एंजाइटी है वो मैं समझ रही हूँ। इसमें एक दरखास्त होती है सेक्शन 8 ऑफ द पासपोर्ट रूल्स के तहत कि जी बच्चे को रिमूव ना किया जाए ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट से, और उसका पासपोर्ट वहाँ रखवा लिया जाता है कोर्ट के नाजिर के पास। तो ये आप दरखास्त लगा सकती हैं, बच्चे को फिर ज्यूरिसडिक्शन से रिमूव नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द फादर एज वेल एज द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसके लिए आप जरा अपने वकील साहब से भी डिस्कस कर लें। और एनओसी पे फादर की तरफ से ऐसे भी हो सकता है कि दिया जाएगा कि बच्चा ट्रैवल यूएसए के वीजा के लिए फादर की एक कंसेंट लेटर और एनओसी चाहिए है। सो ऐसे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर वो इस फॉर्जरी में जाएं कि वो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करें, ऑब्वियसली फिर वो एक क्रिमिनल केस बन जाता है। क्योंकि वो जो फॉर्म में फिल करेंगे ना यूएस वीजा के लिए भी, तो उसमें फिर होगा कि अच्छा जी आपकी पहले डिवोर्स थी, क्या थी, बच्चा था, फलाना, वो ये सब ये पूछते जरूर हैं। वो वीजा देने से पहले सारी वेरिफिकेशंस करते हैं हाँ। कि बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा है, वालिद कौन है, ये सारी चीजें। तो उसमें वालिद की परमिशन के बगैर वैसे भी उन्हें यूएसए का कोई वीजा मिलना ही नहीं है। हाँ, ये बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, तो आप परेशान ना हो, लेकिन बस अपने जो आपके लीगल पीछे से सारा है ना सेटअप, उसको ज़रा देख लें कि जो अब बच्चे के लिए भी अच्छा हो और बच्चे के बाप के लिए भी अच्छा हो, ताकि वो अपनी बेटी से, और आप क्योंकि दादी आपसे मोहब्बत करती है, हर आपकी बातों से भी लग रहा था क्या मिलती हैं, तो आप दोनों के दरमियान किसी किस्म की दूरी ना आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आज के शो से मैं फिर बात करूँगी जो डिस्क्लेमर मैंने शो के आगाज़ में दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करें, बट हाँ अगर नौबत आ जाए तो उसको डील कैसे करना। आज हमने कोशिश की कि हम शो में आपको इस हवाले से कुछ रहनुमाई दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। ज़िंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।